दोस्तों, आज हम देखेंगे कि समाज और समाज के अंदर ह्यूमन ट्रेडिंग मतलब दहेज किस तरीके से दृढ़ हो गया है और दहेज की भावना किस तरीके से इस पूरे समाज को खा रही है। और उसके बाद भी पूरा का पूरा समाज जो कि इस व्यवस्था से पीड़ित है, इस समाज का हर व्यक्ति इस व्यवस्था से पीड़ित है, उसके बाद भी उसके अंदर ऐसी क्या लाचारी है, ऐसी क्या कमजोरी है कि वो इस व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाह रहा है। पूरे समाज के अंदर कोई भी बात हो जाए, छोटी छोटी बातें हो जाएं, कोई भी बुराई हो जाए, अगर कोई मनमुटाव भी हो जाए तो हम एक दूसरे से संबंध खत्म कर लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें थोड़ा सा तकलीफ देती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। कोई दोस्ती यारी, कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि अगर किसी आदमी की शक्ल ना पसंद आए तो हम बाहर जाते समय उस आदमी की शक्ल नहीं देखते, दरवाज़ा बदल देते हैं। पर ऐसा क्या है कि एक ऐसी बुराई जो समान रूप से समाज को खोखला कर रही है, जो समान रूप से समाज को खत्म कर रही है, कंटिन्यू सोसाइटी को निगल रही है, उसके बाद भी पूरा का पूरा समाज उस बुराई के साथ खड़ा है। ऐसा समाज को क्या हो गया है? ऐसा कौन सा विचार उनके अंदर स्थापित हो गया है? ऐसा कौन सा उनके सामने प्रॉब्लम आ गया है कि उनको सही का डिसीजन ही नहीं लेने दे रहा है? ऐसा क्यों है? आखिर हो क्यों रहा है? हर व्यक्ति उसी प्रॉब्लम से परेशान होते हुए भी उस प्रॉब्लम को क्यों खड़ा कर रहा है? हर आदमी जानता है कि दहेज एक ह्यूमन ट्रेडिंग है। दहेज एक शब्द है, सुनने में वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब कुछ धूर्तों ने उसको स्थापित कर दिया, कुछ लालची टाइप के लोगों ने उसको स्थापित कर दिया और इस शब्द ने पूरे समाज को सिर्फ और सिर्फ बुराई दी। ये वो रास्ता है जिसके थ्रू विदेशी आक्रांता अपने नस्लों को बदल करके समाज में शामिल हुए। ये वो धूर्त रास्ता है जिससे डिफाल्टर लोग सोसाइटी के अंदर शामिल हुए। ये वो रास्ता है जिससे बहिष्कृत किए गए लोग समाज की मुख्य धारा में आकर के शामिल हुए और मुख्य धारा के लोगों को समाज के बाहर की धारा पे ले जाकर के खड़ा कर दिए। ये वो रास्ता है जिससे समाज के अंदर बड़े छोटे का लिहाज खत्म हो जाता है। ये वो रास्ता है जो समाज के अंदर समाज के प्रेम की भावना का अंत कर देता है। इसकी वजह से समाज में एक इस तरीके की मनोदशा का प्रचार होता है कि जहाँ बड़ा छोटा आगे पीछे कुछ मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। हम पहले देखते रहे होंगे, जब भी कोई शादियों में जाते थे तो फूफा हैं, मौसियाँ हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, बाबा के बाप हैं, ये दुनियादारी दुनिया भर का लोग देखते थे और ज़रूरत से ज़्यादा इसको महत्व भी देते थे। ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए कहता हूँ कि उस टाइम पे भी जब हम लोग छोटे थे तो उनके इतने ड्रामे होते थे कि आधा से ज़्यादा लोग उन्हीं में बिजी रहते थे, लड़कों को छोड़ करके। अभी उन्हीं लोगों ने एक व्यवस्था को जन्म दिया और अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर लिया और समाज में जो एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना थी उसको भी समाप्त कर दिया। वो कुंठित लोग एक शौक लेके आए जिसको दहेज कहते हैं, ह्यूमन ट्रेडिंग मतलब बच्चों की खरीद फरोख्त का एक सिस्टम लेकर के आए जिसको ह्यूमन ट्रेडिंग ना बोल करके दहेज का नाम दिया गया। और वो इस तरीके से पूरे समाज के अंदर हावी है कि पूरे समाज में चल रही है। कहने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं, कहने के लिए उसके ऊपर दुनिया भर के नियम है, पर प्रैक्टिकली अगर ज़मीन पे देखा जाए तो ये एक मजाक उड़ाने जैसी बात है कि एक देश के अंदर जिस चीज़ के खिलाफ कानून है वो चीज़ खुल्लम खुल्ला चल रही है और वो खाई जा रही है। अजीब सी बात है कि ये वो कुचक्र है जिसके अंदर लगभग सवर्ण समाज अपने आप को घुमा करके समाप्त हो गया। सवर्ण समाज इसलिए कहूँगा कि इस देश में सवर्ण समाज जैसा कुछ होता नहीं है। पहले ये जो परंपरा है ये कुल गोत्र और ख़ानदान की परंपरा है, पर गोरे अंकल ने एक सिस्टम बनाया और चूँकि गोरे अंकल का ही ताना बाना है पूरा और उनका ही जयघोष है चारों तरफ, तो इसी ताने बाने में सारे लोग जी रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो सवर्ण समाज है, सवर्ण समाज जितनी तेजी से पीछे की तरफ गया, जितनी तेजी से वो अंत की तरफ गया, खासतौर से अगर हम देखें तो राजपूत समाज, क्योंकि ये जो ज़मीनें हैं, जो अधिकार हैं, जो साम्राज्य है वो किसके हैं? राजपूतों के हैं। मतलब एक ऐसा समाज जो इस ज़मीन का अधिपति रहा, एक ऐसा समाज जो इस देश का अधिपति रहा, वो बड़ी तेजी के साथ सिर्फ इस एक प्रथा की वजह से अंत की ओर बढ़ा। ये प्रथा सिर्फ इतना नहीं है कि ये ह्यूमन ट्रेडिंग तक चलती है। इस प्रथा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि जितनी समय अपने आप को बुजुर्ग करने वाले लोग और निर्णय क्षमता वाला बताने वाले लोग जब आडंबर के साथ बैठते हैं खरीद फरोख्त के लिए, तो वो कुछ देखते नहीं है। मतलब कौन सा लड़का सही है, कौन सी लड़की सही है, क्या जमेगा क्या नहीं जमेगा, उनका ट्रेडिंग जम गया, बस बात खत्म। इतना लाख उतना लाख, मतलब जैसे बैल खड़ा करके बोली लगाते हैं या घोड़े मंडी में घोड़े की बोली लगाते हैं, उसी तरीके से वो लोग अपना बोली लगाना चालू करते हैं और उनका पूरा जनरेशन बैठा रहता है और वो चर्चा करता रहता है कि हाँ यहाँ से इतने बोली लगाने वाले आए थे, वहाँ से उतने बोली लगाने वाले। जो शर्म नहीं करते, बिना किसी शर्म के इस बात को वो एक्सप्लेन करते हैं।
एक्सप्लेन करके वो जिस तरीके से इस चीज़ को स्थापित करते हैं और बड़े सम्मानजनक तरीके से ये माना जाता है कि जो जितना ज़्यादा लूट पाया वो उतना ज़्यादा सशक्त आदमी है। और इस व्यवस्था ने को उन्होंने तो जन्म दे दिया, अब उनको तो जाना था, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम। अच्छा, इस बात से हमको एक सीख भी मिलता है कि हमारे पूर्वजों ने बुढ़ों को राजा बनने से क्यों मना किया, और समाज के अंदर संन्यास आश्रम को कंपलसरी क्यों किया था पूर्वजों ने। मतलब एक व्यक्ति जो जाने की दिशा में है, अगर उसको आप सत्ता पे बैठा देंगे या उसके हाथ में कमान दे देंगे तो वो सब कुछ को जाने की ही दिशा पे लेके जाएगा। ये शायद बुरा लगे पर प्रैक्टिकल में ये दिख रहा है। और इस बात को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पिताजी ने भी साबित किया। जब उन्होंने अपने सर पे एक पका हुआ बाल देखा तो उस दिन वो आए और सीधे अपने कुलगुरु से बोले कि हमारे बच्चे का राज्याभिषेक कर दिया जाए, क्योंकि अब मैं इस क्षमता के लायक नहीं रहा, मेरे बाल पक गए, अब मुझे राजगद्दी पे नहीं बैठना चाहिए। शायद इसी कारण से उन्होंने इस व्यवस्था को जन्म दिया। और सारे पुराने लोग इसी कारण से इस चीज़ को जन्म दे करके रखे थे कि वो लोग जो समाज में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग जो समाज के अंदर कार्यरत हैं, सिर्फ वही निर्णय लें। ये जो मुअज्जिज़ की प्रथा आई बीच में, ये लगभग ये एक भक्ति आंदोलन बोल सकते हैं, एक अलग ही टाइप का आंदोलन चला इस देश के अंदर जिसको भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। अच्छा, उस दौर में एक मुअज्जिज़ की प्रथा चली, तब से ये जो मुअज्जिज़ लोग पैदा हुए सोसाइटी के अंदर, उन्होंने जितनी तेज़ी से पूरे समाज को ख़त्म किया। मतलब करोड़ों वर्ष की इस परंपरा को बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, बहुत सारे आक्रांताओं को झेलना पड़ा, बहुत सारे खुराफात को झेलना पड़ा, बहुत सारी दुनियादारी झेलनी पड़ी, पर इसने इतना ज़्यादा हरास कभी अपने आप को महसूस नहीं हुआ जितना ज़्यादा मुअज्जिज़ लोगों ने इसको हरास कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को बनाया कि खुद ही सब एक दूसरे से बिलग हो गए। जैसे अभी आप चले जाइए, अभी आज के दौर का कंडीशन है, आप बारात में जाइए कोई पूछता भी नहीं, आप चले जाइए गाड़ी से उतरिए। जैसे पहले कैसे होता था, लोग हाँ रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, गांव वाले हैं, ये वो 10 आदमी स्वागत में लगे रहते थे। पर अगर आज के दौर में, आज जो स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है, अगर इस दौर में आप चले जाइए कहीं पर भी बारात करने, कुछ करने चले जाइए, तो आप खुद ही नहीं समझेंगे कि आप बाराती हैं। आप अंदर जाएंगे, खाना लगा रहेगा, खाना खाएंगे, चले आएंगे। ऐसा लगता है जैसे खाने पे बुलाए थे, वो भी जो बुलाए थे वो साथ में नहीं है, अगल बगल दिख नहीं रहे, ना उनके घर का कोई है, ना खानदान का कोई है। जो बाहर हैं वो बाहर भाड़े के वेटर हैं, उनके समाज के भी नहीं हैं। पहले तो ऐसा होता था कि समाज के लोग होते थे, घर वाले खाना खिला रहे होते थे और 10 आदमी खड़े रहते थे, हाँ ये है वो है, 5 आदमी पूछते रहते थे कि भाई खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, क्या हुआ, कैसा हुआ। आजकल तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं रहता। मतलब इस चीज़ को जन्म किसने दिया? दहेज ने। दहेज को किसने जन्म दिया? मुअज्जिज़ लोगों ने। तो मतलब एक तरीके से मुअज्जिज़ लोगों ने इस तरीके का सिस्टम बनाया कि मेरे जाते जाते सब कुछ चला जाए। आज हम सरकारों से ये अपील करते हैं कि ये ह्यूमन ट्रेडिंग के सिस्टम को रोके, एक सकारात्मक व्यवस्था को जन्म दे जिससे ये ह्यूमन ट्रेडिंग का सिस्टम रुक सके। ह्यूमन ट्रेडिंग को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज के अंदर उत्पन्न हुआ ये ह्यूमन ट्रेडिंग समाज को खा रहा है। समाज ही राष्ट्र होता है। अगर समाज छिन्न भिन्न हो गया है, विकृत हो गया, तो राष्ट्र भी तकलीफ में आ जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस विकार को रोके। खासतौर से जब आज सत्ताएँ अपने आप को हिंदुत्ववादी बोलती हैं और सत्ताओं के शीर्ष पे बैठे लोग गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू हैं, तो उस समय हिंदुत्व की उन मूल भावनाओं को स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं हिंदुत्व में लगे हुए दीमक को निकाला जा रहा? क्यों नहीं हिंदुत्व में लगी हुई उस बुराई को दूर किया जा रहा, उस बीमारी को मिटाया जा रहा? क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर दहेज को मिटाया नहीं गया तो ये पूरे समाज को मिटा डालेगा। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके लालच में पूरा का पूरा समाज मिट जाएगा। ये समाज से प्रेम को समाप्त कर रहा है, ये समाज के अंदर से सद्भाव को समाप्त कर रहा है। सबसे बुरा इसका इफेक्ट ये होता है कि जिस समाज में मतलब ज़्यादातर लोग हावी हैं और मैक्सिमम समाज में ऐसे लालची लोग हैं कि वो सोचते हैं कि कुछ क्या हो जाए, कैसा हो जाए। वो ये सोचते ही नहीं कि लड़के के लायक लड़की है कि नहीं है, इस लड़की के साथ लड़का सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या है कैसा है, कुछ नहीं। बस वो अपना बोली देखते हैं कि वो आया था तो इतना लाख रुपए बोली लगा के गया है, तो आप कितना लगा रहे हो बताओ। और ख़ास तौर से एक नया चलन चल गया है पूरे सोसाइटी के अंदर। पहले क्या था कि लोग पुराने रिलेशन में रिश्ता करते थे कि हम एक दूसरे को जानते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस घर से लड़की आएगी, एडजस्ट हो जाएगी। पर इस चलन ने एक नया सिस्टम लाया कि पुराने जो लोग हैं वो कोई नाना लगता है, कोई मामा लगता है, कोई कुछ लगता है, पुरानी रिश्तेदारी है, आना जाना है, तो मोल भाव में तकलीफ होगा, तो ऐसी जगह रिश्ता करो जहाँ कोई जानता ही ना हो, तो वो तो मोल भाव करने में दिक्कत नहीं आएगा।
मतलब ये एक अलग सा सिस्टम आया, वो आपके हर खानदान से मैच करते हैं कि नहीं, उनका खानदान भी है कि नहीं, कुछ व्यवस्था भी है कि नहीं, वो कौन है, इंडिया के हैं कि नाइजीरिया से आए हुए हैं, इंडियंस हैं कि कहीं से तारों के नीचे से आकर के बसे हुए हैं, कुछ मायने नहीं रखता। कीमत कितना दे रहे हैं बस इतना देखो। अच्छा, ये इस चीज़ ने जो सबसे ज़्यादा पतन किया है वो सीनियरों का पतन किया है। जिन लोगों ने इस व्यवस्थाओं को जन्म दिया वो तो चलता बने, वो निपट गए अपना जो भी था खरीद फरोख्त करके। उसके बाद जो समाज आया वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खोता जा रहा है। समाज के अंदर लव मैरिज नहीं बढ़ रहा है, समाज के अंदर बच्चों की निगाह से बड़ों के प्रति कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, बच्चों को विश्वास नहीं रहा बड़ों पे। उनको ये हो गया है कि ये आदमी जाएगा और सिर्फ ट्रेडिंग की बात करेगा, इसको हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, कौन सी लड़की सही है कौन सी नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बच्चों के मन से बड़ों के प्रति सम्मान, सम्मान क्या, विश्वास का भाव खत्म हो गया। मतलब उनके भी मन में ये हो गया कि खरीद फरोख्त चल रहा है, इसमें हमें भी खरीद फरोख्त डालेंगे और पूरा जीवन मेरा रस जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। होता भी ऐसा है, दहेज इसके लालच में कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हैं, न एज देखेंगे न साइज देखेंगे, अपना जो भी है निपटा डालेंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि सामने परिवार कैसा है, रिश्तेदारी हो जाएगा तो वो इसके साथ खड़ा हो पाएगा कि नहीं, ये वहाँ चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बस हो गया, अपना हिसाब किताब बन गया, बात खत्म। जिसको झेलना होगा झेलता रहेगा। तो इस बुराई का अंत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ सरकारें इस बात पे ध्यान दें और रचनात्मक तरीके से, अब व्यवहारिक तरीके से इसको फॉलो किया जाए ताकि ये समस्या ख़त्म हो सके। कम से कम सरकारें इस बात का डाटा रखें और इस बात के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करें उन लोगों की जो वहाँ पे पोस्टेड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर कोई भी कंप्लेन बाद में आती है कि दहेज उत्पीड़न हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार वो होंगे और उसका एक प्रॉपर डाटा बनाया जाए, प्रॉपर इसका एक सिटिंग बनाया जाए, शपथ पत्र भराए जाएं, जो भी किया जाए ऐसा किया जाए कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। अगर हम अपने राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपनी सभ्यता को बचाना चाहते हैं तो हमको इस बुराई को मिटाना ही पड़ेगा। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो बुराई का अंत करना ही पड़ता है।